all the honorable members are required to maintain the decorum of the parliamentary proceedings. Kindly have your seats. Any deviations from the prescribed conduct shall not be encouraged. Let us together respect the nation and its resources by holding a fruitful discussion on the prospective bill proposition. The order of the House is sacrosanct. Whichever honorable member likes to contribute to the discussion would seek a permission from the chair before interjecting. And with this, I now announce the House in session. The new members would now administer oath. Secretary General to kindly administer. Oath ceremony, Shri Tarun ji. You would take oath or affirmation? In which language? अहम तरुण चंदर सरुचि चांदक जनप्रतिनिधि सभाया सदस्यत्वां निर्वाचितः ईश्वरस्य नामान् शपथं करोमि यत् अहं संविधानं यत् विधिना स्थापितं तत् प्रति सत्यां श्रद्धां च निष्ठां वहिष्यामि सार्वभौमत्वम् अखण्डतं च रक्षिष्यामि च मया स्वयं कर्तव्यं यथारूपं सम्पादयिष्यते यस्मने प्रविष्टं मम अभिलाषः। धन्यवादः। Honorable members, I consider this my unfortunate duty to begin today's proceedings of the House by paying a tribute to a towering figure in politics, Dr. Manmohan Singh, whose legacy is marked by remarkable service to the nation. One of the country's longest-serving prime ministers, he played a crucial role in economic reforms that led to a rapid growth in country's GDP. Described as a reluctant prime minister, the high of Dr. Singh's political career was his handling of a nuclear deal with the United States. His arrival as a technocrat prime minister in 2004 was seen as a break from entrenched corruption among political and business classes. For 20 years as a bureaucrat and more than 30 years as a politician, Singh played a vital role in country's economic and political history. In 2009, he became the first sitting prime minister in almost half a century to have completed a full term and seen his party re-elected with a bigger majority. It is indeed a misery for any country to lose a visionary like Dr. Singh. Condolences to his bereaved family. Now, Honorable Prime Minister may now share his tribute to Dr. Singh. माननीय अध्यक्षा जी, बहुत-बहुत धन्यवाद कि इस सदन के माध्यम से आज डॉक्टर साहब पर अपने विचार रखने का आपने मुझे मौका दिया। अध्यक्षा जी, कई बार आपके जब हम राजनीतिक जीवन में होते हैं, कई लोग आते हैं जो कि आपके विरोधी होते हैं। विरोधी वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो विपक्षी पार्टियों से हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो विपक्ष के होते हुए भी जब आप ऑफ द रिकॉर्ड उनसे मिलते हैं तो इस तरीके से मिलते हैं जैसे वो आप ही के साथ हों। डॉक्टर साहब और मैं, वो भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, मैं एक राज्य का मुख्यमंत्री हुआ करता था। उस वक्त कई बार स्टेट काउंसिल्स की मीटिंग में मेरी उनसे मुलाकातें हुई और इस सदन के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, बहुत कम नेता इस भारत में ऐसे हुए हैं जो किसी विपक्षी सरकार को भी सरकार की तरफ से पूरी मदद करवाएं। कई बार मैं ऐसे राज्य का मुख्यमंत्री था जहां पर
तटीय इलाका था जहां पर बाढ़ आती थी, कई बार बाढ़ आई, हमने केंद्र सरकार से मदद मांगी। डॉक्टर साहब उसके प्रमुख थे, प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर साहब बिल्कुल नहीं हिचकाए, एक विपक्षी पार्टी होते हुए भी उन्होंने तुरंत मदद दी। ना सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अध्यक्षा जी, बल्कि देश के वित्त मंत्री के रूप में, और वो भी उस समय जब भारत आर्थिक संकट से गुजरा था, उस वक्त भी डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से देश को निकाला वो सही में अभूतपूर्व है। आज नेता सदन होने के नाते, भारत का प्रधानमंत्री होने के नाते मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब को जितना याद करा जाए उतना कम है। उनके लिए एक बात ही दिमाग में आती है कि उनका जो सर था वो आकाश से भी ऊंचा था, उस स्तर के वो व्यक्ति थे। लेकिन उनको ये पता था अध्यक्षा जी कि कब सर झुकाना है और कब चुप रहना है। उनके जितने भी समर्थक थे, उनके परिवारजनों को मैं पूरी अपनी सरकार की तरफ से, इस सदन की तरफ से कॉन्डोलेंसेस देता हूं, शोक संवेदनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जहां भी आज डॉक्टर साहब हों, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। धन्यवाद। Now the Honorable Leader of Opposition may express his words of grief for Dr. Manmohan Singh. और नमस्कार सभापति महोदया। सच्चाई की ताकत को शब्दों से तोलते हैं, सच्चाई की ताकत को शब्दों से तोलते हैं। बहुत ताकतवर होते हैं जो कम बोलते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं जो कम बोलते हैं। I'm totally stunned, grievously shocked to reassure and confirm the demise of our beloved former Prime Minister Dr. मनमोहन सिंह जी। जब उनके व्यक्तित्व के बारे में सोचता हूँ, एक ही पंक्ति दिमाग में आती है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। The man who brought excellent economic reforms, the highest record marginal GDP growth in our country, the LPG policy, the ever employment providing Maganrega policy, the exemplary nuclear deal with the USA, the citizens right provoking RTI Act, Aadhaar card, the intellectful global diplomacy on peak। और इस लिस्ट का कोई अंत नहीं है। जो लोग कम बोलते हैं और अपने काम पे ध्यान देते हैं, उनके कामों की सूची अंत नहीं होती। अधिकतर राजनेता आरोपित किए जाते हैं कम पढ़े लिखे होने के लिए, कुछ तो साक्षात्कार नहीं होते। दशकों पहले एक इंसान विदेश से जाके डीलिट की डिग्री लेके आया था। जिस देश के हम गुलाम थे, आज हमारी अर्थव्यवस्था उसको पार कर चुकी है। इसमें पूर्ण नहीं तो एटलीस्ट आधा रोल सिर्फ एक इंसान का है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। हमारी पार्टी के लिए एक दरख्त के समान थे। जैसे पेड़ में दरख्त बचाता है पेड़ की जटाओं को, वैसे वो हमारे पार्टी के लिए थे। उनके साए के तले मैंने अपनी राजनीति सीखी। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं शहीदों के परिवार से आता हूं। मेरे पिता के निधन के बाद उन्हीं ने मुझे पिता का साया दिया, मुझे सिखाया, मुझे दुनिया के बारे में अवगत कराया। एंड आई होप द हिस्ट्री रिमेंबर्स हिम काइंडली, अनलाइक द मीडिया एंड द पार्लियामेंट। स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के साथ, उनके परिवार के साथ उनका ये बेटा सदैव खड़ा है। किसी टाइटल के परे मैं उनको हमेशा से भारत रत्न मानता आया हूं, मानता रहूंगा और आज भी मानता हूं। मैं भगवान से, ईश्वर से यही दुआ करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। I would now request the honorable members to kindly stand up in silence and pay your tribute to Dr. Singh. Mr. Secretary General, to please send condolences to the grieving family. Yes, ma'am. I now announce the commencement of question hour. First question would be asked by Honorable Member Mr. Siddharth.
ऑनरेबल स्पीकर, मेरा प्रश्न आरू जी से ये है कि एक तरफ ये फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ आज भी स्कूल के करिकुलम में कोई स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं शामिल किया गया है। और तो और सरकार ने अपने रीसेंट बजट में मिडिल क्लास इन्वेस्टर को एम्पावर करने की बात की है, पर जब मिडिल क्लास आदमी इन्वेस्ट करने जाता है तो आप टैक्स इतना इम्पोज कर देते हैं कि वो पहले ही घबरा जाता है। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि सरकार की अभी तक खुद की कोई इन्वेस्टमेंट ऐप क्यों नहीं आई है, जैसे कि ग्रो, अपस्टॉक्स और ज़ीरोधा है। मेरा ये मानना है कि शेयर और फंड पर बड़ा टैक्स का भार, सरकार ने किया निवेशकों को इनकार, पसीने की कमाई को यूं ही लूट लिया, सपनों की बगिया में पतझड़ दिखा दिया। ऑनरेबल स्पीकर मैडम, पहले तो अपोजिशन के प्रश्नों का सम्मान करते हुए मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगी कि फाइनेंशियल लिटरेसी को समझाने और प्रचार करने में सरकार ने अपने प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हम नवोरा के हर बच्चे को समर्थ और समझदार नागरिक बनाने का सपना देखते हैं और इसलिए हमने मनी स्मार्ट स्कूल प्रोग्राम MSSSP और नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन जैसे कदम उठाए हैं। बूंद बूंद से ही सागर बनता है और हम ये मान के चल रहे हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी एक दिन में नहीं आती, इसे एक संस्कृति बनाना पड़ता है, इसे एक आदत बनाना पड़ता है। और इसी दिशा में हमने पहले ही कक्षा 6ठी से 10वीं के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी वर्कबुक शुरू करी हैं और यहाँ तक कि टीचर्स को भी एम्पावर करने के लिए, एजुकेट करने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम भी के ज़रिए उन्हें ट्रेन करा जाएगा, एम्पावर करा जाएगा। नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन 2020 से 25 जो कि नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन ने बनाया है विद कंसल्टेशन विद RBI एंड सेबी। सिर्फ पैसे का हिसाब किताब नहीं, बल्कि हर जीवन के हर मोड़ पे जो भी पैसों से रिलेटेड जो भी दिक्कतें आती हैं उन पे एक अच्छी तरह समझदारी से डिसीजन लेना सिखाना है। हम ओपोजिशन से ये कहना चाहते हैं कि अगर आप सच में इस मुद्दे का समाधान चाहते हैं तो हमारे साथ मिलकर काम कीजिए ताकि नवोरा के हर बच्चे का एक सुरक्षित और एक समृद्ध भविष्य बनाया जा सके। और PM जन धन योजना, ऑनरेबल स्पीकर मैडम, PM जन धन योजना ने पिछले 9 सालों में फाइनेंशियल लिटरेसी का एक नया अध्याय लिखा है। आज 500 मिलियन से ज़्यादा लोग फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। 55% महिलाएं और 67% रूरल और सेमी रूरल एरियाज़ के लोग इसके अंदर जुड़ चुके हैं। ये योजना मार्जिनलाइज सेक्शन को बैंकिंग की दायरे में लाती है। 340 मिलियन रुपए कार्ड्स बिना किसी चार्ज के दिए गए हैं। अरु जी, सिद्धार्थ जी आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि क्या कुछ ऐसी भी स्कीम, कोई योजना सरकार इस तरीके की भी लेकर आ रही है जहां डिजिटल रिसोर्सेज को यूज़ करके इन्वेस्टमेंट को सरल बनाया जा रहा है लोगों के लिए? आप मुद्दे पे आइए। हाँ, तो रूरल एरियाज़ में डिजिटल अभी लोग इतने लिटरेट नहीं हैं कि उन्हें डिजिटल एप्स वगैरह यूज़ करने आए। अभी हमारा मुद्दा रूरल एरियाज, सेमी रूरल एरियाज़ में फाइनेंशियल लिटरेसी पहुँचाने का है। तो वहाँ अगर हम ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करें तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अभी हम नीचे से शुरू करेंगे, डिजिटली हम आगे। और अगर आप ओपोजिशन के पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिख कर भेजें, हम उस पर काम करेंगे। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगी आप? थैंक यू। Now the second question would be asked by Honorable Member Divya Raj. Honorable Speaker, in this era of outrageous financial hardship due to taxes, inflation, and the utter lack of any half-decent educational infrastructure, with no successful policies in the gig economy, students are still required to enter the part-time and freelance market.
Rural students make up of 65% of youth, yet only 17% are trained in job-specific digital skills required in the gig economy. 49% of youth aspire for public sector and government jobs, crushed by parental and societal pressures. So my question is, what is the rural government doing, first, to encourage part-time and freelancing opportunities among the youngsters? Second, to reform the education system to teach market-specific skills? And third, to encourage private firms to employ part-time students with flexible job timings? Thank you. ऑनरेबल स्पीकर मैडम, पहले तो मैं अपने अपोजिशन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने सरकार से ये प्रश्न किए और मैं इन प्रश्नों का बहुत तसल्ली से और इत्मीनान से जवाब देना चाहूँगी। पहली चीज़ तो इंडियन पार्ट टाइम जॉब एंड फ्रीलांसिंग, इस समय का भी ध्यान रखते हुए, हाँ जी, तो इंडियन पार्ट टाइम जॉब एंड फ्रीलांसिंग के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रखे हैं जिसके थ्रू पार्ट टाइम जॉब्स को बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिल रही है और जितने प्राइवेट सेक्टर्स हैं उन्हें टैक्स और उन सब चीज़ों से राहत दी जा रही है जिसके थ्रू वो इंकरेज हो रहे हैं कि वो पार्ट टाइम जॉब्स दें, स्पेशली टू अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। लाइक हम जैसे लॉ स्टूडेंट्स हैं, जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उन्हें हर ईयर एक महीने की internship करनी होती है, that can be paid as well as unpaid. So they are being encouraged because that's in our curriculum, first of all. Secondly, Stand Up Navora scheme promote entrepreneurship, facilitate bank to give loans up to 10 lakhs or 1 crore for setting up greenfield enterprise. और स्किल्स के बारे में अगर बात की जाए तो उसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आती है जिसमें स्किल डेवलपमेंट, फ्री ट्रेनिंग इन मैनी सेक्टर्स और सबसे बड़ी बात 10th पास और 12th ड्रॉप आउट को सिखाया जाता है कि आप किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। तो ऐसा भी है कि गवर्नमेंट और स्कीम्स निकालना चाह रही है, बट अगर हम आंकड़ों की बात करें तो उसमें एम्प्लॉयमेंट रेट जो इंक्रीज़ हुई है वो 36% से इंक्रीज़ हुई है, विच इज़ 170 मिलियन जॉब्स बिटवीन 2016 to 17 as well as 22 to 23. सेकेंडली एट द सेम टाइम इसी पॉइंट ऑफ टाइम में GDP ग्रो किया है बाय द रेट ऑफ 6.5% अकॉर्डिंग टू दीज जॉब्स, विच मेक्स इट 184 लाख करोड़ जॉब्स एंड रेवेन्यू। थैंक यू सो मच। ऑनरेबल मेंबर जिया आहूजा। नमस्कार सभापति महोदया। आज सरकार विद्यार्थियों के जीवन में पार्ट टाइम जॉब्स को लाना चाह रही है, पर मैं सरकार से पूछना चाहूँगी, अगर विद्यार्थी पार्ट टाइम जॉब्स करने लगेंगे इस कच्ची उम्र में, उनके सोशल रिलेशंस का क्या होगा? उनकी मित्रता बनाने की एज में वो अगर कमाने लग जाएंगे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे ध्यान नहीं देंगे तो उनका मेंटल स्ट्रेस और बढ़ेगा। वैसे ही विद्यार्थियों के जीवन में पढ़ाई को लेकर बहुत स्ट्रेस होता है। अगर इसी उम्र में वो विद्यार्थी पार्ट टाइम जॉब्स में लग जाएंगे, पैसे कमाने की ओर में, वो अपना सोशल रिलेशनशिप्स पर ध्यान नहीं देंगे जिसकी वजह से स्ट्रेस और बढ़ेगा। और अगर इसी उम्र में वो इतना कमाने लग जाएंगे तो वो सोचेंगे कि डिग्री लेने की क्या आवश्यकता है। तो इस पर सरकार क्या सोचेगी? सभी ऑनरेबल मेंबर्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि बोलने से पहले आप एक बार अपना नाम क्लियरली बता दें ताकि ज्यूरी को आपको रिकॉग्नाइज करने में थोड़ी आसानी हो। ठीक है। ऑनरेबल स्पीकर मैडम, मेरा नाम तस्मई है और मैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करती हूँ। तो ऑपोजिशन ने एक मुद्दा उठाया है छोटी उम्र, विच इज़ स्मॉल एज, रिलेटेड टू लिटरेसी इन पार्ट टाइम जॉब्स एज वेल एज फ्रीलांसिंग। सो इस पे मेरा कहना ये है कि जहाँ तक छोटी एज का सवाल है, हम बच्चों को बिल्कुल उस पॉइंट पे मॉनेटरी एजुकेशन देंगे जिस पॉइंट पर वो मेंटली सक्षम होंगे। हम जैसे मैरिज की उम्र रखे हैं 18 साल, विच इज़ अ लीगल एज ऑफ मैरिज, बिकॉज वी आर फिजिकली एंड मेंटली डेवलप्ड फॉर इट। द सेम वे वी विल इंट्रोड्यूस ऑल काइंड्स ऑफ स्कीम एंड ऑल काइंड्स ऑफ ऑप्शंस ऑफ पार्ट टाइम जॉब्स एंड फ्रीलांसिंग एंड एजुकेशन रिगार्डिंग इट through a proper mental age which will be decided by a good survey and a good mental analytics. और दूसरी बात ये है कि हम लाइफ में उन्हें
अर्न एंड लर्न एज वेल एज लर्न एंड देन अर्न, इस चीज़ के बीच में अच्छी तरीके से भेदभाव समझाएंगे और उन्हें ये बताएंगे कि कब किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करना है, किस पॉइंट ऑफ लाइफ में कब किस चीज़ को ऊपर रखना है। मैं अपना स्टेटमेंट ये बोल के ख़त्म करना चाहूँगी कि हम बच्चों को पैसे कमाना नहीं सिखाना चाह रहे हैं, ना हम ये सिखा रहे हैं कि सिर्फ जॉब्स करो और सिर्फ पैसे कमाओ। हम उन्हें ये सिखा रहे हैं कि जब आपके हाथ में पैसा आएगा तो आप उसे किस तरह संभालना है, एज वेल एज़ किस तरह इन्वेस्ट करना है कि वो आपके फ्यूचर जनरेशन को और ज़्यादा हेल्प करे। थैंक यू। ठीक है, नाउ ऑनरेबल मेंबर यशवीर। Honorable Speaker, I want to ask, what are the government's plan to collab with government sector, private sector and investor to boost university-based startup ecosystem? तो नमस्कार सभापति महोदया जी, मेरा नाम जिया वर्मा है और मैं मिनिस्ट्री ऑफ यूनिवर्सिटी इनोवेशन से हूँ। तो मैं ऑपोजिशन पार्टी को यह कहना चाहूँगी कि शायद वो इस बात से अवगत नहीं है कि हमारी सरकार द्वारा स्टार्टअप नोवोरा और विजन जैसी स्कीमों का आगमन करा जा चुका है। स्टार्टअप नोवोरा एक ऐसी स्कीम है जो कि एक इनिशिएटिव प्रोवाइड करती है और एक ऐसा इकोसिस्टम प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स को और बडिंग स्टार्टअप्स को, ताकि वो आगे बढ़ सकें। और दूसरी चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगी, अगर मैं आंकड़ों की बात करूँ तो 2014 से पहले केवल 350 से 400 स्टार्टअप थे, बट अगर हम आज की बात करें तो जो हमारा नोवोरा है वो विश्व की 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप बेस्ड इकोनॉमी बन चुका है, जो कि 1.67 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स बना चुका है और यह 5 लाख से भी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को भी प्रोवाइड कर चुका है। और हमारी सरकार बिलीव करती है बी अ डूअर एंड नॉट अ ड्रीमर। हम बिलीव करते हैं कि हम सपने देखते नहीं हैं, हम लोग सपनों को साकार करना जानते हैं। तो मैं ऑपोजिशन पार्टी को यही कहना चाहूँगी कि हमारी सरकार पूरे स्टेप्स ले रही है स्टार्टअप्स के लिए, बट अगर उनके भी कोई सजेशन है तो हमारे साथ कोलैबोरेट करें। ठीक है जिया जी, आपने अपना पॉइंट अच्छे से रख दिया। नाउ जी मैम, मैं प्रशस्त चौबे, नेता प्रतिपक्ष के तौर पे मैम सरकार से ये पूछना चाहूँगा कि मैम रिसेंट 2011 के बाद कोई सेंसस ही नहीं हुआ, कोई सेंसस सर्वे नहीं किया गया, तो जो डेटा है उसकी बैकिंग कहाँ से आ रही है मैम? कहाँ से ये डेटा वेरीफाई कर रहे हैं? जब आपने आंकड़े ही नहीं करवाए तो आप किस आधार पे क्लेम कर रहे हैं? मैडम स्पीकर, जब नेता प्रतिपक्ष की तरफ से सवाल आया है तो सदन का नेता और सरकार का प्रमुख होने के नाते इनका जवाब मैं देना चाहूँगा। महोदया, आपको पता होना चाहिए कि सेंसस के अलावा भी कई ऐसे डेटा होते हैं, और सेंसस क्यों नहीं हुआ सबसे पहले उसके कारण पे आप जाइए। सेंसस इसलिए नहीं हुआ स्पीकर महोदया क्योंकि 2020-2021 हमारा उस कोविड में गया जहां पर सरकार की जो प्राथमिकता थी वो सेंसस कराने से ज़्यादा थी कि कैसे हमारे देश के देशवासियों की जो जान है वो बच सके। और आप कहते हैं कि डेटा कहां से आया, हमारे पास ये सब कहां से आया, तो कई सारी एजेंसियां हैं जो कि लगातार काम करती हैं। जब आप लोगों को सरकार पर ब्लेम लगाना होता है तो आप किसी का भी डेटा मांग लेते हैं, लेकिन जब कोई एजेंसी इस देश के स्टार्टअप्स को गिना रही है तब आप पूछते हैं कि डेटा कहां से आया। चलिए आदित्य जी, जवाब देना चाहूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब वापस मुद्दे पर आते हैं और हमारा आज का आखिरी प्रश्न पूछने वाली हैं ऑनरेबल मेंबर आदिति पांडे। Honorable Speaker, it is concerning that in India 90% of startups fail within their 5 years, with over 5,000 startups shutting down in 2024 alone. What are the primary reasons behind this higher failure rate, and what strategy can be implemented to overcome these challenges and enhance the success rate of Indian startups? तो स्पीकर महोदया जी, मैं अपोजिशन को यही बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने पहले भी अपने स्पीच में बोला है कि स्टार्टअप नोवोरा स्कीम तो है ही, और अभी रिसेंटली में जो नया है वो बताइए। 2019 के अंदर हमारी भारत सरकार ने, हमारी नोवोरा सरकार ने विकसित, जो कि है हमारी
विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क, ये हमारा 2019 में ही स्कीम लॉन्च हो रही है जो हमारे डेमोक्रेटाइज करियर अपॉर्चुनिटीज़ को फॉर द स्टूडेंट्स। और 90% जो हमारे स्टार्टअप्स हो रहे हैं वो हमारे फेल नहीं हो रहे हैं। पहले आपको अपने आंकड़ों पर थोड़ा रिसर्च करने की ज़रूरत है। अगर हम अपने आंकड़ों की बात करें तो हमारे नोवोरा स्कीम ने 10,000 करोड़ रुपए का जो फंड है वो साइड में रखा हुआ है फॉर ओनली स्टार्टअप्स ओनली, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वह उसका पूरा लाभ उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको अपनी तकनीकी ज्ञान और थोड़ी रिसर्च ठीक, बिल्कुल, बहुत बढ़िया से आपने उनका उत्तर दिया। Now I announce that we are done with the question hour. However, before beginning with the 0 hour, I would want our guest speaker from the guest gallery, Dr. Charu Sachdev, to kindly come up on the stage and पार्लियामेंट को प्रोत्साहन देते हुए कुछ शब्द कहें। That was too early and too late at the same time. How many of you are not lawyers in the audience? Just one? Okay. Oh, yeah, the potential lawyers. So non-potential lawyers are these candidates. Here, there are all potential lawyers. Okay. The youth today must think big. We do think big discounts, big pizzas, big days, big discounts, but not the big EMIs. But a unanimous decision is that everybody wants big money. How many of you want big money? Not many. Very few. Everybody thinks big money, but nobody says. Good afternoon and namaste to all. On this occasion of birth anniversary of Swami Vivekanand ji, I, Dr. Charu Sachdeva, wish you all a great National Youth Day. Before my address, I would like to thank Social Reform and Research Organization Pramod ji and his team to organize this event and having me here. I'm a surgeon and a medical lawyer by profession, and a small part of this budding youth, now an entrepreneur. The present catalysts of change, you guys, the youth, constitute a significant portion of this country's population. And empowerment is more than just a buzzword. It's a very powerful word as it seems, but nobody's taking care of it, how it actually works. It's about creating opportunities, dismantling barriers, and providing tools that the young people actually need to thrive on. If the oldies or the previous generation is not going to create the opportunities, the youth is not going to do anything. Young people aim to achieve greatness in life. Everybody says this, you know, every load, every burden is on our shoulders, on your shoulders parallelly. But greatness is fine. We need help. Do you think we need help or no? We do need help. Everybody needs help. So greatness is achievable. ऐसा नहीं है that the burden on the shoulders of the youth is only for us, and the oldies and the previous generation is not going to support us. So the youth is going to achieve the greatness only if we have the opportunity and the sources and the tools to get it done. When the youth is armed with the right knowledge and skills, the world is prepared for the global arena and the contribution of communities happens. One of the major foundations of this empowerment is health. How many of you guys feel that health is important for a country to grow? Okay, now I see people getting engaged. Money doesn't make difference, healthcare makes difference. And with healthcare, it comes money. A fundamental human right and cornerstone of this thriving society is health. As a surgeon and an oncology enthusiast, I truly believe that a nation's health is totally responsible for the economy. To empower healthcare, we must prioritize the access, affordability, and innovation
from promoting vaccination campaigns to addressing the mental health stigmas. This is very common these days. You know, I'm really sad to see that everybody is saying that I am in depression, he or she is in depression, but nobody's actually talking about what is mental health. What is nobody is in depression, we are just stressed and anxious. How many of you are anxious? And how many of you are depressed? Everybody's anxious. So the difference of being anxious and being depressed during your studies, your work time, your professional time, your social, personal lives, nobody's telling us that also. We are studying bachelors, we are studying masters, we are doing our PhDs, but nobody's actually telling us that we are mentally not stable, or we are struggling with our emotions, or we are anxious, or we are depressed actually in science. But it's very common these days, we say we are depressed. So it's a stigma, still a stigma. We need to have a proactive approach ASAP. Mental health, especially I have seen the bachelor's people struggling through a lot, and it needs some help. Not the masters, because somehow as soon as we reach our masters, we understand what we have to do. I think most of us will realize. But in the bachelor's time, when we are forcefully told to go into this stream, you know, Tare Zameen Par, everybody wants to do something else, but Papa camera nahi lene dete, and 3 Idiots come into the action. I think that is the time where we need to realize what we are meant for and what we are going to do in lives. How many of you are a fan of Abhinav Bassi? Good. Now I can see the provisional and potential lawyers where they are going. To the previous generation, how many of you guys know who is Anubhav Bassi? आप लोग जानते हैं, madam? You're the director for their faculty. आप जानते हैं who is Anubhav Bassi? Okay, so he was a lawyer, pastor from CSSU, and then he realized later on in his later phases of life, when he was practicing as some small designatory at the court, he realized it is not for me. And at a very middle-aged time, he realized that now he can do a stand-up. So that guy belonged to Meerut. My graduation is from Meerut. So, but my master's is not from that, please don't judge. So, so that guy realized later on in his middle age that he wants to become a stand-up comedian, a lawyer turned stand-up comedian, and it's okay. Even after doing masters, he realized that, you know, it's not the time to practice law. I should just go and be a stand-up comedian. So the synergy between empowering youth and standing healthcare cannot be overstated. Consider this. A healthy youth population is better equipped to innovate, lead, and transform society. True or not? True. Conversely, empowered youth leaders can drive politics and policies that make better healthcare systems more inclusive and responsive. The policy, if it's going to fall in place at the right time, people will get the due benefits. Prioritizing humanity over profit is still a deep challenge. Repeating again, prioritizing humanity over profit is still a deep challenge. I want you guys to think it again. I said humanity over profit. So can't we do humanity with profit? Can we? We can. So the difference that it is a road which goes parallel and humanity runs with or without profits. Sometimes with your just recurring revenues, sometimes with profits, sometimes without profits. It's for those people who didn't raise hands when I said big money. So as I conclude, with 7 minutes of my talk being concluded, as I conclude, let me remind you that empowering the youth and healthcare is not the responsibility of government only. It requires collective effort from educators, business, civil societies, and each of us individuals sitting in the hall or existing outside. To the policy makers in the room, invest in education, invest in healthcare infrastructure and youth programs like this that SRRO has conducted today. To the business leaders, create opportunities for young people, because nobody becomes CEO immediately after their masters. Nobody. No, not even Nishke Hair ki Malkin. So nobody becomes CEO immediately after masters or PhDs.
It is the previous generation who has to give us that opportunity where you guys can grab it. So to the youth, every opportunity to learn, to grow and advocate the changes that you see, immediately seize it. It doesn't matter being lawyer or a stand-up comedian or a doctor or an entrepreneur. How many of you guys think that you're actually going to practice? Not much of the hands. So the other category which realize that they're still diabolical with their decision, it's okay. I told you from the time I started my talk, the burden is on our shoulders. And sometimes you just have to shrug it off. So just shrug it off, think what you are born for and what best you can do. Sometimes it's not about practice. I was a good surgeon, I say that. My patients say that. But it took a toll when I realized if I'm going to do it all my life, I will never be able to create a change. Because half of my time is getting lost in the OT. And I'm stuck there till 1 o'clock in the night, coming back home at 5 a.m., sleeping, going back again at 8 a.m. in the morning. And half of your life will be just gone like this. By the time you will rub your eyes, you're old. So sometimes you have to think before executing into the market. And you have to seize every opportunity you get. Our mission is clear. Empower the young, fortify healthcare culture, and together we build a nation that thrives on equity, innovation, and compassion. I don't think any fourth thing which we need. We need equity, innovation, and compassion. Anything else everybody wants to add as fourth point? Ma'am, when we talked about humanity with Yeah. COVID, so I think the compassion covered it. Absolutely. Absolutely. The only thing, I think the whole world works on these three things: equity, compassion, and innovation. It's the world of AI now. I mean, everybody will talk about sustainability, everybody will talk about AIs. It's the fundamental root thing. So I'll conclude with 2 lines of Narendra Verma ji. I hope you guys know who he is. राह में मुश्किल होंगी हजार, तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही. Thank you. Jai Hind. I'm open for questions. If anybody has any questions, I'm out. Please. No questions? Okay, thank you so much. Thank you for your time. We can. Yes, I can see your hand. Yes, please. I think it goes everywhere. There is no industry left like this. In every industry, be it an engineer, you need innovation. Be it a doctor, you need compassion. Be it a lawyer, you need equity. I think with every profession you can think of, these are the only 3 pillars that I understand. And I think the world agrees to it that when we are studying, I mean, for the doctors, I think there is no end age to study, but we consider your middle 20s is the right age where we think our studies should be closed and we actually go into the market and earn. I think at that time also, these 3 things with every sector, with every college, with every course, it falls the same. There is no fourth thing. If somebody thinks that there is something fourth. Ma'am, I can think of fourth. Yes, please. Ma'am, ethics. That goes on compassion, is it? Or equity? Can we consider it onto the equity ground? No, I'm talking about morality. Okay, so I'm talking about equity here. So can we consider that ethics works hand to hand in equities? No? I don't think so. Okay, okay. And anybody thinks that equity shall not fit into these three main pillars, or is it a separate fourth entity? It's the same thing. I think equity and equality is something which covers it. You know, it's just a different vocabulary word. It's a different terminology, but works the same. So, but I totally agree to you if you say that. I said morality. Morality and ethics, 2 different words, similar meaning. But thank you for your question. Thank you so much. Thank you, ma'am. So ma'am has given you another thing to add to your bucket list today, to think of something innovative, how you can combine humanity with profit making, right? So as budding lawyers, keep it in your bucket list. Do think after going back on these lines, okay?
अब मैं अनुरोध करना चाहूँगी हमारे संसद के संरक्षक और हमारे आज के मुख्य अतिथि स्वामी विशालानंद जी और प्रदीप भैया जी महाराज से कृपया मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करके हम सभी को अपना आशीर्वाद से नवाजें। With this, let us commence the proceedings of the House once again. But before we do that, I would request all the honorable members to keep the next session short and to the point. So let's commence with the 0 hour now. The discussions would begin with honorable members Rupsha and Satakshi. Honorable Speaker, Madam, I want to raise an attention on the drunk driving case in the major city of Nabora. And due to this case, the minor accused was drunk driving and it killed 2 innocent souls. And it's very sad to hear that. And also I want to raise an attention on the data that is given from NCRB in 2021. The major prominent states in Nambora have the highest rates of drug abuse. Our PM promotes drug-free Nambora, but it's totally fake. It's in real life, it's nothing like that. In those states, the universities in Nambora are totally into drug abuse. They are totally falling prey for drug abuse. Due to this, our youth is going directionless. At this age, youth are supposed to contribute for nation's development and growth. But what our youth is doing, they are totally doing drug abuse and they are destroying their own life and they are destroying our loss. It's totally our loss. The schemes that they have made, that we have made this scheme or that scheme, but in reality, the schemes are only on paper, Honorable Speaker, Madam, but nothing has been implemented yet. So I want to ask the government why they have not yet implemented, and secondly, what the government have taken steps to prevent substance abuse. Honorable Speaker and respected members of the Youth Parliament, I want to draw your attention to a tragic incident that took place in the early 2019, shocking not just a prominent state but the entire nation, the 2019 liquor tragedy. In January 2019, 20 people in a district lost their lives after drinking illegal and harmful liquor. These were mostly daily wage workers who, due to financial struggle, consumed cheap alcohol. Sadly, this alcohol was mixed with dangerous chemicals like methanol, which cause poisoning, blindness, and even death. In the light of this liquor tragedy, what steps can the government take to ensure accountability and transparency in the excise department, especially in areas where illegal liquor production is common? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, हमारा देश एक युवक देश है जहां 60% से अधिक जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की है। इसी वजह से हमारी गवर्नमेंट और सोसाइटी के लिए ये जरूरी होता जा रहा है ड्रग के खिलाफ एक मजबूत जंग लड़ी जाए, जो कि हम लड़ रहे हैं। रुपशा जी का मैं एक सवाल का आंसर करना चाहता हूं। जैसे ये कहती हैं पीएम से ड्रग फ्री नवोरा, ड्रग फ्री नवोरा, ना ये पीएम की निजी जिम्मेदारी है, ना ये हमारी, ना ही आप, ये पूरे देश की जिम्मेदारी है। ड्रग फ्री नवोरा पूरे देश की जिम्मेदारी है, पूरे देश को एक साथ आना पड़ेगा।
पिछले 10 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में गवर्नमेंट ने ड्रग के खिलाफ अभूतपूर्व युद्ध की शुरुआत करी है। उसके कुछ फैक्ट्स आपके सामने पेश करना चाहता हूं। 200% से अधिक ड्रग रिलेटेड क्राइम केस रजिस्टर्ड हुए हैं एज कंपेयर टू 2006 से 2013 तक। 260% से अधिक अरेस्ट हुए हैं इन ड्रग क्राइम केसेस। पिछले 10 सालों में सीज ड्रग की क्वांटिटी 1.5 लाख से बढ़कर 3.3 लाख केजी हो गई है। ये सिर्फ यही नहीं, 2006 से 2013 के बीच ड्रग वर्थ जो सीज हुई थी 768 करोड़ थी, लेकिन 2014 से 2022 के बीच गवर्नमेंट ने ड्रग वर्थ 20,000 करोड़ सीज किया है। ये सब हमारे होम मिनिस्टर के नेतृत्व में संभव हो पाया है। अब मैं जवाब देना चाहूंगा कि हमने क्या किया। थोड़ा जल्दी जवाब दें आप, पूरे सदन का समय लग रहा है इसमें। इस मुद्दे की गंभीरता को ध्यान रखते हुए हमने नशा मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया। 28 अगस्त 2020 में 272 राज्यों में। नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर लॉन्च किया 2019 में, जो कि 4 डिफरेंट लेवल पर मीटिंग होल्ड करता है। यूनाइटेड डेटाबेस। अभितेंद्र जी ठहरिए थोड़ा, उनको कुछ कहना है आपसे जी। 272 राज्य में इन्होंने लॉन्च किया। अगर कुछ मुद्दे की बात है तो कृपया माइक में कहिए आप। मैम ये जैसे बोल रहे हैं कि 272 राज्यों में इन्होंने लॉन्च किया अपना स्कीम। 272 राज्य कहाँ हैं हमारे नोवा में? आप 272 राज्य कहना चाह रहे थे, शहर कहना चाह रहे थे। 272 डिस्ट्रिक्ट में। इसीलिए हमें सवाल करना पड़ता है आपके सेंसस के आंकड़ों को देखिए। ठीक है, आप मुद्दे पर वापस आइए, प्लीज बोलिए। यूनाइटेड डेटाबेस, जो कि नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस है ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर एंड डेटाबेस फॉर फिंगरप्रिंट, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन कंट्रोलिंग ड्रग मेनेंस। कुल मिलाकर 35 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज दोनों को मिलाकर स्टेट ने एंटी नार्कोटिक टास्क फॉर्म स्टैब्लिश किए हैं। गृह मंत्री ने 3 पॉइंट स्ट्रेटेजी पे अडॉप्ट किया है। अ जीरो टॉलरेंस अ पॉलिसी अगेंस्ट ड्रग। पहली, कोऑर्डिनेशन विद नार्को एजेंसीज। दूसरी, स्ट्रेंथनिंग द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। और तीसरी, अवेयरनेस कैंपेन। इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। ठीक है, सत्र का ज़्यादा समय ना लेते हुए अब पार्टी से ऑनरेबल मेंबर्स करिश्मा और अनमोल अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। माननीय सभापति महोदय नमस्कार। मैं मौजूदा सरकार का ध्यान युवाओं के स्वास्थ्य की ओर केंद्रित करना चाहूँगी। आज हमारे देश में हर 2 में से 1 युवा फिजिकली इनएक्टिव है और जिसकी वजह से वो कई बीमारियों का सामना कर रहे हैं और कई क्रोनिक डिजीज़ेज़ हो रही हैं जिसका कोई इलाज नहीं है। और एक मेडिकल जर्नल के हिसाब से ये डेटा 2022 तक 49.4% थी और अनुमान लगाया जा रहा है 2030 तक यह बढ़कर 59.9% हो जाएंगी। हम जानना चाहते हैं कि इस बढ़ती संख्या को नियंत्रण में लाने के लिए सरकार की क्या रणनीति है। धन्यवाद। अनमोल जी, क्या आप अपना प्रश्न अभी पूछना चाहेंगे या ठहर कर पहले वो उत्तर दे दें? जी धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। मैं सौमेन सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। फिजिकल इनएक्टिवनेस की बात करी गई। माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी द्वारा ऐसे कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिसके तौर पर सिर्फ और सिर्फ जो फोकस है फिजिकल इनएक्टिवनेस पे, चाहे वो योग दिवस को लेके हो जाए, फिटनेस नवोरा मूवमेंट को लेके हो जाए, सिर्फ और सिर्फ इनके अलावा भी जो स्वास्थ्य है सभी इंसानों तक पहुँचे, समाज में निचले स्तर पर जो भी व्यक्ति है वहाँ तक स्वास्थ्य की सेवा
आराम से पहुंच सके, तो 3 एस पे काम किया गया है, एसेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, जिसमें सभी गरीब, शोषित, वंचित जो भी हों उनमें या तो गरीब आएगा जिसको पैसे की कमी है, उसको उच्चतम स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है, या तो हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड में, या तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की वजह से जो कई सालों से चलते आ रहे हैं, तब से लूट खसोट चल रही है। उसमें सरकार सिर्फ इतनी मदद कर सकती है कि कोई भी ऐसी बीमारी है जिसमें से वो इतना काबिल नहीं है कि वो स्वास्थ्य अपना सही करा सके या उसका इलाज करा सके, तो उसमें सरकार हर गरीब, हर शोषित, हर वंचित, हर निचले स्तर के जो व्यक्ति है उसको पैसे देने का कार्य करेगी, जो कि डायरेक्ट अस्पतालों में जाएगा, कोई निजी खाते में पैसा नहीं जाएगा जो पहले चला जाता था। सभी कार्य कागज पे ना होके इस समय धरातल पे उतरे हुए हैं। धरातल कोई हवाई वाली बातें नहीं है। आप जाके स्वास्थ्य में अपना कार्ड बनवा सकते हैं। 5 से 10 लाख रुपए सालाना सिर्फ हम सहायता स्वास्थ्य के लिए दे रहे हैं। स्वास्थ्य का विषय यहाँ उपस्थित इतने लोगों के लिए नहीं है कि 150 लोगों में बात कर ली हो गया। जैसे कोविड में पक्ष विपक्ष सदन के बाहर एक साथ आके कार्य किया था, वैसे ही ये पॉलिसी बनाने में, मदद करने में जितने लोग उपस्थित हैं बाहर, जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, उन सबको निचले स्तर तक लोगों को नॉलेज पहुंचानी है कि उनके पास कौन कौन सी सुविधाएं जो उन तक पहुंच नहीं पा रही हैं, या तो वो जान नहीं पा रहे हैं या तो उनको समझ नहीं कि कैसे किया जाएगा। तो अपने अपनी लोकसभा में जाके आप सिर्फ इतना कार्य कर दीजिए कि जितनी भी स्कीम्स हैं उनको वहां पे प्रचार प्रसार करिए, बाकी कार्य सरकार का है। इसी के साथ मैं ये कहूँगा कि फ्री ऐसे नहीं दिया जाता है कि लोग बर्बाद हो जाएं। फ्री देने की एक रूल्स रेगुलेशंस है, उसके बिहाफ पे एक कार्य किया गया ओपन जिम का। ओपन जिम में किसी का स्वास्थ्य बेकार नहीं होगा, कोई नाकारा नहीं होगा, जो कि एक इशू उठाया जाता है कि नाकारा हो जाएगा, कमाएगा नहीं। 500,000 रुपये जिसके पास नहीं है वो अपना स्वास्थ्य के जीवन जीने के लिए नहीं कर सकता। ग्रीन बेल्ट में जो रेसिडेंशियल एरिया है वहाँ पे ग्रीन बेल्ट में ओपन जिम का जो प्रावधान माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, गृह मंत्री जी द्वारा जो देश में लागू किया गया है, उससे लगभग 20% लोग जो गांव के हैं, जो बिल्कुल नहीं जानते कि जिम क्या होता है, उनको उससे फायदा मिला है। ज़्यादा समय ना लेते हुए बात को अपने विराम दूंगा। जो अगला प्रश्न होता है। जी, ऑनरेबल मेंबर। ऑनरेबल स्पीकर मैडम, मैं इस सभा के माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूँ, यह सरकार जो कि डिजिटल नवोरा के नाम पर युवाओं को स्क्रीन के पीछे ढकेलने की जो पहल की जा रही है, बजाय उसके स्वास्थ्य की परवाह करने के फिटनेस इंफ्रास्ट्रक्चर्स कार्यक्रमों के नाम पर सिर्फ खोखले वादे किए गए हैं। ज़मीन पर हकीकत यह है कि ना तो पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं और ना ही सरकार की कोई ठोस रणनीति। अगर यही हाल रहा तो हमारे आने वाली पीढ़ी सिर्फ डिजिटल गुलाम बनकर रह जाएगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस समस्या पर क्या कदम उठा रही है। ऑनरेबल स्पीकर मैडम, मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं, देश के हर जिले में फिटनेस और मानसिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने की योजना अब तक क्यों नहीं लाई गई? क्या सरकार इसे प्राथमिकता नहीं मानती? माननीय महोदय, मैं आपसे चाहूँगा कि मैं बोलने के लिए इजाज़त। मेंटल फिटनेस इस सदी में सबसे ज़्यादा जो शब्द यूज़ किया जाता है मेंटल फिटनेस को लेके, महोदय मैं ये बताऊंगा, मेंटल फिटनेस बोलने से नहीं हटती, आपको धरातल में उतरना पड़ेगा। आप एक सांसद हो के अगर धरातल में नहीं उतर सकते तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो हर साल बच्चों के मानसिक विकास के लिए हर साल एग्जाम्स के टाइम पे बच्चों का सबसे बड़ा इशू ये नहीं होता है कि कोर्स कब तक कंप्लीट होगा, उनका सिर्फ विषय ये होता है इसको करना कैसे। उनकी जो मानसिक स्थिति है वो सब डामाडोल रहती है, उसको उठाने तक आज तक किसी ने प्रयास नहीं किया। मुद्दे पे आइए प्लीज। यही है कि इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पे चर्चा एक कार्यक्रम चलाया जिसमें हर साल जितने भी बच्चे ऑनलाइन ना आकर कोई डिजिटल इम्पैक्ट उनके आंखों में ना पड़े, इसलिए ऑनलाइन ना आकर वो रूबरू डायरेक्ट ग्राउंड पे जो निचले स्तर से लेके धरातल पे आके कार्य खुद वो स्वयं कर रहे हैं। उसके अलावा मेंटल स्थिति को सही करने के लिए मेडिटेशन सेंटर 2023 में हुआ, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर है,
वो हमारे भारत देश में हैं। आज तक कोई चीज़ ये नहीं होती थी कि भारत में कोई वर्ल्ड लार्जेस्ट बने। तो नवोरा में पहली बार जो वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर है, कोई और देश में मेडिटेशन सेंटर वर्ल्ड लार्जेस्ट की स्थिति पे नहीं है, वो हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने दिया। इसी के साथ एक पंक्ति कहूँगा, श्लोक कहूँगा, शायरी तो कह नहीं पाऊँगा। स्वस्थ शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इसका अर्थ ये है, स्वस्थ वो सीढ़ी है। अगर स्वस्थ इंसान वो सब कुछ कर सकता है जो वो करना चाहता है, उच्चतम शिखर पर सिर्फ और सिर्फ स्वस्थ इंसान पहुंच सकता है, जिसको बीमारी है वो नहीं पहुंच सकता है। इसकी प्राथमिकता को लेते हुए हमारी सरकार दिन प्रतिदिन सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य को प्राथमिकता रखते हुए सारी स्कीम और पॉलिसीज़ बना रही है। अगर आपको कोई भी ऐसा इशू है जो आप यहाँ डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, मुझको आराम से बता भी सकते हैं लिखित तौर पे। जो आप रख ना पा रहे हो, ये लग रहा हो कि आपने कभी कार्य नहीं किया इसलिए ना रख पा रहे हो, तो आज आप रख दीजिएगा आके। उसकी जो भी मूलभूत सुविधा प्रदान करने का कार्य होगा वो मेरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सभासदों का धन्यवाद इस सेशन को समय से समाप्त करने के लिए। और इससे पहले कि हम अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ चलें, हमारे बीच में एक बहुत ही मुख्य अतिथि आज पहुंचे हैं, मिनिस्टर जोएल ओराम जी। मैं सभी से चाहूँगी कि एक बार ज़ोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। तो ये है यहाँ पे। अच्छा। और उन्हीं के साथ हैं डॉक्टर प्रवेश चौधरी, प्रोफेसर JNU। ये साथ ही VHP के प्रवक्ता भी हैं। मैं चाहूँगी एक बार ज़ोरदार तालियों से डॉक्टर चौधरी का भी हम स्वागत करें। इन सभी महान हस्तियों के साथ आइए अब आज की सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हैं। और अब हम चलते हैं टुवर्ड्स लेजिस्लेटिव सेशन, लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत ही खास बिल के ऊपर, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री जी हम सभी से कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं। सभा मैडम स्पीकर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बोलने का मौका दिया। मैडम स्पीकर, आज एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर ये सदन चर्चा करने जा रहा है जिस पर चर्चा करना ना सिर्फ हमारी सरकार का सपना था, ना सिर्फ हमारी सरकार के मैनिफेस्टो में था, बल्कि देश जब आज़ाद हुआ तो जो हमारी संविधान सभा थी उसमें बाबा साहेब का भी सपना था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड के रूल्स एंड रेगुलेशंस तय हो, और जो भी सरकार प्रथम बार इस देश में सत्ता संभाले वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाए और उसको देश के अस्तित्व में लाए। मैडम स्पीकर, बाबा साहब मानते थे कि हमारा देश जो है एक सेक्युलर देश है, उसको सेक्युलर सिविल कोड चाहिए, ना कि एक कम्युनल सिविल कोड। ये लोग लगातार प्रश्न पूछते हैं कि इस सरकार का आइडिया ऑफ नवोरा क्या है, आइडिया ऑफ नवोरा क्या है। आज प्रधानमंत्री होने के नाते नवोरा का मैं आपको बताता हूं कि माय आइडिया ऑफ नवोरा क्या है। मैडम स्पीकर, माय आइडिया ऑफ इंडिया इज, माय आइडिया ऑफ नवोरा इज सत्यमेव जयते। माय आइडिया ऑफ नवोरा इज वासुदेव कुटुंबकम। माय आइडिया ऑफ नवोरा इज अहिंसा परमो धर्म। माय आइडिया ऑफ नवोरा इज सर्व पंथ समभाव। माय आइडिया ऑफ इंडिया इज सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। माय आइडिया ऑफ इंडिया इज सहना भवतु सहनो भुनक्तु सहवीयम करवावहे तेजस्विनावहि तमस्तु शावहे। ये लोग लगातार हमसे प्रश्न पूछते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो दंगे होंगे जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो दंगे फसाद हो जाएंगे जी। एग्जाम्पल, इसी आप वहीं बैठी थी, हम भी यहीं बैठे थे मैडम स्पीकर, जब कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी। माननीय गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं, गृह मंत्री जी ने क्या कहा था याद है आप लोगों को? सदन के रिकॉर्डिंग में एक बार देख लीजिएगा।
गृह मंत्री जी ने कहा था कश्मीर में मक्खी भी नहीं मरेगी। मक्खी भी मरी क्या? आजकल तो लीडर ऑफ अपोजिशन कश्मीर में जाके फोटो खिंचवाना पसंद करते हैं मैडम। हमारी सरकार ये सुनिश्चित करेगी जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, सब धर्म को इक्वल रखा जाएगा, सब समान होंगे। और एक बार फिर उस दिन गृह मंत्री जी ने कहा था, मैं अपने 130 करोड़ देशवासियों को इस सदन के माध्यम से ये विश्वास दिलाता हूं, फिर से अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, जरूर आएगा। ये हमारी वचनबद्धता है, कर्मबद्धता है और कृतबद्धता है। जब हमने कहा है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, लेकिन सब लोग समान रहेंगे, सारी कम्युनिटीज को बातों में लिया जाएगा, सबको रूल्स बताए जाएंगे और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होके रहेगा। इस सदन के माध्यम से मैं केवल इतना बताना चाहता हूं। धन्यवाद स्पीकर महोदया जी। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी, अब आप कहें तो तरुण जी बिल भी इंट्रोड्यूस कर दें। बिल्कुल मैडम, लेकिन एक देश का प्रधानमंत्री होने के नाते मेरा एक फर्ज था कि जब मैं सरकार का प्रमुख हूं तो मैं केवल देशवासियों से इतना कह दूं कि जब यूसीसी धरातल पर लागू होगा तो कुछ भी नहीं होने वाला है। सब कम्युनिटीज को साथ में लेके इसको लागू किया जाएगा और किसी को कोई भी दिक्कत होगी तो हमारी सरकार हमेशा स्पष्ट है। बिल्कुल बिल्कुल स्पष्टता से आपने ये बात कह दी है जी। तरुण जी। नमस्कार महोदया जी, आज उपस्थित यहाँ पे सभी गणमान्य को, जितने भी सदस्यगण हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने आज स्पष्ट कर दिया है और मुझे ये सौभाग्य मिला है कि इस सदन में आज मैं आप सभी के सामने यूनिफॉर्म सिविल कोड इक्वालिटी बिल 2025 सदन में पेश करने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं महोदया। आज मुझे पूरा भरोसा है, आज यहाँ पे जो भी सांसद के समय BR अम्बेडकर जी हो या अभी थोड़ा ऑपोजिशन को दुख होगा सुन के, 1985 में भी राजीव गांधी जी का भी सपना था यूसीसी लाया जाए, लेकिन वोट बैंक के चलते यूसीसी नहीं लाया गया। तो इसके चलते आज ये बहुत खुशी होगी उनको कि आज यूसीसी आएगा। So the bill is now introduced. Those in favor say aye. Those in against say no. So ayes have it. Ayes have it. Ayes have it. Now the leader of opposition. यहाँ धारियाँ तलवारियाँ नहीं चलती, हमारे दौर में मक्कारियाँ नहीं चलती। कबीले वालों के दिलों को जोड़िए सरदार, सरों को काट कर और हमें यूं बांट कर सरदारियाँ नहीं चलती। नमस्कार सभापति महोदया, मैं नेता प्रतिपक्ष प्रशस्त चौबे आज नवोरा गणराज्य में धर्म की धार्मिकता और शासन की प्राथमिकता की बात करूंगा। But I'm not here to budge over a political narrative. मैडम स्पीकर, यूसीसी ऐसा मुद्दा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सदन के माध्यम में ये हूटिंग क्या होती है? बार बार आप हूटिंग चालू कर देते हैं। कम से कम एक इतना महत्वपूर्ण विषय इस पर आप हूटिंग को ना शामिल करिए, इतना कहना चाहूंगा। सदन का बनाए रखें। मैम मेरा दरख्वास्त है अनावश्यक डिस्टर्ब ना किया जाए मुझे। मैम स्पीक चल रही है, हम लोगों ने शांत से सुना इनका, हमें बोलने दीजिए। I am not here to budge over a political narrative, but to discuss the cruel realities of the UCC bill introduced by the ruling government in this parliament. और आज मैं इस बिल का मूलभूत से खंडन करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। रंग बक्से हैं, समाज बक्से हैं, कुदरत ने न जाने कितने रंग बक्से हैं, मिजाज बक्से हैं, कुदरत ने न जाने कितने समाज बक्से हैं। पर इस सदन का, इस सरकार का और इस देश के हर नागरिक का ये दायित्व है कि उस हर समाज को उसके तरीकों से, उसके तौर से, उसके रिवाजों से पालन पोषण किया जाए, उसका संरक्षण दिया जाए। अनेकता में एकता की जगह विविधता को ही खत्म कर दो। मानव जनजाति की खिचड़ी है ये 5000 साल पुरानी मानवता की सबसे पुरानी सभ्यता। पर कुछ देश के अहित चिंतकों को ये विभेद में खुशी से रहना हजम नहीं हो रहा है। सरकार, मेरी बात पे गौर कीजिएगा, सरकार या राज्य व्यवस्था इंसानों का बनाया सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, सिर्फ एक अनुबंध है। लेकिन धर्म मनुष्य और अपने भगवान से एक पुण्यमय बंधन रखता है। किसी भी सरकार को उसके नागरिकों से या उसके सब्जेक्ट से
उसके गाइडिंग फोर्स के कनेक्शन के तौर तरीकों पे रोक लगाने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। मैं चाहूंगा सदन, सभापति महोदया, जूरीगण सब मेरे पंचामृत बिंदुओं पर गौर करें, मेरे पंचामृत बिंदुओं पर गौर करेंगे। पहले तो समझ नहीं आता मुझे, मैं इसको क्या बोलूं, यूसीसी बोलूं, वीबीसी बोल के वोट बैंक कोड बोलूं, या यूनिफॉर्म कंफ्यूजन कोड बोलूं, क्योंकि शायद इसलिए इसको पूरे देश में लागू नहीं करते हैं, चुनावी राज्य में लागू करके शुरुआत की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 29 इसके पूर्ण विरोधात्मक हैं। डॉक्ट्रीन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को यह घात करता है, फंडामेंटल राइट्स को यह घात करता है। फिर उस पे कहते हैं कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है फंडामेंटल राइट्स में। अरे भाई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, पर टेस्ट ऑफ रीजनेबिलिटी भी तो है, उसको कौन देखेगा? एंटीसिपेटरी बेल जैसे क्रिमिनल लॉज के भी अपने स्टेट्स के अलग अलग डेफिनेशंस हैं, अपने मायने हैं। सरकारों ने अपनी जनता को देख के, अपनी डेमोग्राफी को देख के उसे इनोवेट कर रखा है। जब वो भी अलग अलग है तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि पारिवारिक कानून जैसी चीज को आप पूरे देश में एक जैसा लागू कर देंगे? ये कोई शॉपिंग मॉल नहीं कि सब पे एक टैग लगा दिया। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है, कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जहां बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। आप हमसे महिला कल्याण की बात करते हैं, आप हमसे कहते हैं कि महिलाओं का संरक्षण होगा इससे। अरे भाई, एक साध्वी सादा भगवा चोला पहन के अपनी भक्ति करना चाहे और वहीं एक दूसरी महिला अपनी भक्ति के लिए शरिया को जरिया बनाना चाहे, शरीयत लॉ को जरिया बनाना चाहे, और वहीं तीसरी महिला अपने आप को नन कहला के अपनी ईश की पूजा करे, इससे आपको क्या दिक्कत है? और वैसे भी लाडली बहना योजना से आपने टैक्स पेयर्स का और फीमेल समाज का बहुत ऑलरेडी कल्याण कर दिया है। मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, हमारे देश में जीएसटी के आने के बाद सरकार के पास ये ऑप्शन प्रशस्त जी मुद्दे पर रहें। यहाँ बिल यूसीसी को लेकर है, ना लाडली स्कीम को लेकर है, ना जीएसटी को लेकर है, तो कृपया आप मुद्दे पर रहें, सदन का भी समय थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए। मैम टाइम लिमिट के अंदर में कवर कर दूंगा मैम। अब मैं पहले भी इस बात सदन में बता चुका हूं कि जीएसटी के आने के बाद, और ये मेरा हक है, मैं नेता प्रतिपक्ष हूं, मैं सरकार से क्वेश्चन करूंगा। जीएसटी बिल के आने के बाद सरकार के पास ये ऑप्शन था कि इनडायरेक्ट टैक्स पे लायबिलिटी डाल के डायरेक्ट टैक्सेस को हम कम कर दें। प्रशस्त जी, उसके लिए आपको क्वेश्चन आवर दिया गया था, उसका सदुपयोग आपकी पार्टी को तब करना चाहिए था। 8.6% ट्राइबल्स की जनसंख्या है, और अब मैं यूसीसी बोल रहा हूं मैडम, 8.6% ट्राइबल्स की जनसंख्या है जिसको इनका कानून अपने अंदर समावेशित नहीं कर पाया है। मतलब देश के 10 करोड़ लोग, मतलब देश का 1/8 हिस्सा इस कानून में आता ही नहीं है, और फिर उसको ये यूनिफॉर्म कहते हैं। न्यायिक मान्यकरण, अगर हम न्यायिक मान्यकरण की बात करें तो 22वें विधि आयोग की रिपोर्ट कि कंसल्टेशन पेपर को हम आज भी रेफर कर सकते हैं, जिसमें ये क्लियरली कहा गया है कि इस कानून की इस देश में, इस डेमोग्राफी में कोई जरूरत नहीं है। पर इस सरकार ने ना तो विधि आयोग के डिसीजन को माना, ना उसका रीजन दिया कि हम उसको क्यों खंडन करते हैं, बल्कि इस देश में कोई जवाब नहीं दिया गया। सरकार ने विधि आयोग का सजेशन नहीं माना गया है, सालों से सरकारें मानती आ रही हैं। ये सरकार पहली थी, ये टर्म पैरा था, जिनने इसको बिना देखे समझे अपना कानून, अपना ड्रैकोनियन लॉ को स्टैब्लिश कर दिया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसका पूर्ण विरोधात्मक है। इसके अलावा मैं अपनी बात को खत्म करते हुए कहना चाहूंगा कि यूसीसी में एक भाग लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बात करता है, जिसमें इन लोगों ने एक पोर्टल का गठन किया है, रजिस्ट्रेशन का नॉर्म लाए हैं, मेंटेनेंस राइट तक का जिक्र किया है। इतना स्ट्रिंजेंट कर दिया है इस पॉलिसी को कि लिव इन रिलेशनशिप में और शादी में कोई अंतर ही नहीं रह गया है। और फिर ये जाके स्कूल के बच्चों को पकड़ते हैं और उनसे कहते हैं कि उनके परिवार को बदनाम करके कि आपके बच्चा बच्ची गलत संबंध में मौजूद हैं, और उनके परिवार को पूरी दुनिया के सामने बदनाम किया जाता है। अब हम बात करेंगे 3 यूज की, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो हमारा देश बहुत पहले हासिल कर चुका है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसका बिगड़ा हुआ रूप हमने देख लिया है, पर तीसरा यूबीआई, यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात कौन करेगा? यूनिवर्सल बेसिक इनकम कौन लाएगा?
मेरे राजनीतिक पटल के अधिवेश से मैं ऐसे सांप्रदायिक, ऐसे भेदमूलक न्याय का पतन करने की मांग करता हूं। वयम राष्ट्रीय जागृयाम के मंत्र के साथ मैं यही चाहूंगा कि सदन में हमारे साथ न्याय किया जाए। और मेरा एकदम आखिरी पॉइंट जो मैं आखिरी में कहना चाहूंगा कि इस देश की इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट है इस कानून से। और ये सरकार कहती है हम कानून लाते हैं डरते नहीं हैं, कानून लाते हैं डरते नहीं हैं, और हमसे कहते हैं कि डीजीपी को इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं कि सुरक्षा मेंटेन की जाए। अरे भाई, लाठियों से मार के जनता को चुप नहीं कराया जाता है, उनको उनकी मर्जी से पीस में रखा जाता है। रवैया तुगलकी अरमान आसमानी है, ये रहनुमा हमारे दौलतें सुल्तानी है, दौलतें सुल्तानी है। धन्यवाद। मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके अभी भी थोड़ी सी एम्बिग्विटी हमारी अंडरस्टैंडिंग में बनी हुई है, तो उसके बादलों को थोड़ा साफ करने के लिए आई वुड रिक्वेस्ट ऑनरेबल मेंबर तरुण जी टू प्लीज़ टॉक अबाउट द बिल वंस अगैन। नमस्कार महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी को वापस समझाना चाहता हूं। सबसे पहले जो हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन जी है, उनको ये कहना चाहूँगा सभी में कि अगर वो शायरी करते करते ऐसे ही रहे तो आने वाले टाइम में वो वापस इस पक्ष में तो नहीं बैठने वाले हैं। लेकिन उनके लिए आगे के लिए बहुत अच्छा काम मिल गया है, वो शायरी के लिए अच्छी मैं भी उनको बता दूंगा जगह।